नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को होली की बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब एंजॉय करेंगे और एंजॉय करते रहिए और वीडियोज भी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। होली की बहुत सारी आप लोगों को बधाइयाँ मेरी तरफ से, इस पूरे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी होली की बधाइयाँ। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो हम लोगों ने बात किया था किस चीज़ के लिए कि जब हम हमारा ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, मैंने ऑलरेडी 3 लाइन एंड एंगल में वीडियो बना दिए हैं और ट्रायंगल भी चल रहा है यानी त्रिभुज चल रहा है और त्रिभुज के 6 पार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लास्ट पार्ट जो हुआ है 6 नंबर पार्ट, वो इन सेंटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी आप वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने एक ही साथ इन सेंटर और एक्स सेंटर करके बना दिया है। 1 आवर का वीडियो है वो भी। और इसके बाद अब आपको नया चैप्टर इसी में ट्रायंगल में अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्थो सेंटर भी। तो थोड़ा आइए देखते हैं क्या होता है ऑर्थो सेंटर और कैसे बनती हैं चीज़ें और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। आप लोग लाइक करते रहिए वीडियोज़ को, अगर अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, इंजॉय करिए, आप लोग देखते रहिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, जैसे मैंने बोला कि ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को हम बोलते हैं क्या हिंदी में, ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को हम क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी कि अभिलंबों का कटान बिंदु। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, यानी अभिलंबों का कटान बिंदु। तो जरा देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, अभिलंबों का कटान बिंदु। क्या होता है, अभिलंबों का कटान बिंदु, अभिलंबों का कटान बिंदु। तो आपको एक बात जानना है कि क्या होता है अभिलंब। जैसे हम लोगों ने अभी सारे सेंटर्स को, इसीलिए मैं सबका बताता जा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं हर जगह जहां जहां सेंटर लिख रहा हूं तो मैं यहां सारे सेंटर के बारे में बताता हूं कि कौन सा सेंटर कहां से बनता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछेगा आपसे कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि जो लंब केंद्र होता है वो अभिलंबों का कटान बिंदु होता है। तो जरा देख लेते हैं कि अभिलंबों का कटान बिंदु होता क्या है। तो हमने जैसे एक ट्रायंगल लिया, आप मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने यहां से इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और आपने इस वाले साइड से यहां पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। तो जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और उससे जो ये कट पॉइंट बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र बोलते हैं। तो इसको हम O से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को, और इसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी सर्कम सेंटर को भी O से डिनोट किया जाता है, तो जैसा होगा मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात कर दूं, ऑर्थो सेंटर, तो इसे ही हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC है और इसमें एल्टीट्यूड क्या क्या है, AD है, ये BE है और ये CF है, और इन्हीं का जहाँ कट पॉइंट आके कट करता है वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, यानी कि लंब केंद्र होता है। अब होता क्या है, लंब केंद्र की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रूफ करके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा प्रूफ बड़ा भी है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट जानना है कि रिजल्ट क्या होता है। तो इसके रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एंगल A है, अगर ये एंगल A है तो इसका ये वाला एंगल क्या होगा, आपसे डायरेक्ट यही पूछ रहा है। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में इसी तरह से हो रहे हैं हर सेंटर पे। तो आप एक बात जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये सेंटर A है तो ये वाला जो सेंटर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं और आप देख लीजिए इसको। तो इस वाले सेंटर को आप बोलोगे कितना होगा सर, तो 180 अंश माइनस A। ये ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाला एंगल A है तो ये 180 अंश माइनस A, अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला 180 अंश माइनस B, और अगर ये वाला एंगल C है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस C। तो अब मैं एक एक लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे मैंने ये O लिया है तो आप बोलोगे कि सर एंगल BOC, एंगल BOC कहाँ है, तो एंगल BOC एंगल A के सामने वाला है, तो ये हो जाएगा क्या, 180 अंश माइनस एंगल A। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं AOB, तो अगर मैं ले लेता हूं एंगल AOB तो बराबर ये हो जाएगा कितना, अगर हमने AOB लिया तो C के सामने का है तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस C, 180 अंश माइनस एंगल C। और ऐसे ही जब अगर हम ये वाला ले लेते हैं, आप देख लीजिए
कि हमने क्या ले लिया, ए ओ बी ले लिया, फिर बी ओ सी ले लिया, अब हम ए ओ सी ले लेते हैं। तो जब हम एंगल ए ओ सी ले लेते हैं तो आप देख लीजिए कि जब आप एंगल ए ओ सी लेते हैं तो ये किसके सामने का जा रहा है, एंगल बी के सामने का, तो ये कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन आपसे एक बोल दिया, क्वेश्चन आपको बोल दिया कि किसी क्वेश्चन में ओ आपको दे रखा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी में कह रखा है कि ओ क्या है आपका, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है। ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है यानी कि लंब केंद्र है। अब आपसे बोलेगा कि अगर ये लंब केंद्र है और बोलेगा कि यदि एंगल ए, बोलेगा कि त्रिभुज में ये है और यदि एंगल ए बराबर 30 डिग्री है, यदि एंगल ए बराबर 30 डिग्री है, तो आपसे बोलेगा कि एंगल बी ओ सी का मान बताइए कि एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा। तो आप जरा देख लीजिए ध्यान से कि अगर एंगल ए बराबर 30 डिग्री है और आपसे बी ओ सी का मान पूछ रहा है, तो बी ओ सी बराबर क्या होता है, 180 अंश माइनस ए। यानी कि अब हम यहां से क्या बताएंगे तब कि बी ओ सी बराबर 180 अंश और माइनस ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। तो 180 में से 30 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बी ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें आपको जानना है कि अगर ये एंगल ए दिया है तो एंगल बी ओ सी कैसे निकलेगा। ऐसे ही आपको एक बात और जाननी है कि जैसे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बोलता है, अगर एंगल बी के जगह बोल देता कि 40 डिग्री दिया है तो आपसे एंगल ए ओ सी पूछ रहा था, तो उस केस में क्या कर देते, 180 माइनस 40। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह से बनते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको जानते रहना है कि कैसे कैसे हो रहा है। अब इसके आगे आइए मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी और समझाता हूँ मिटा के आपको कि क्या आपको जानना है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और इसमें, इसका आपको रिजल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानते रहना है कि ये तीनों रिजल्ट्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये कर सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी और मैं बात बताता हूँ कि क्या होता है ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी और होती है। अब थोड़ा हम इसके एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। ये तो रिजल्ट था, कोई ऑर्थो सेंटर बन रहा है तो उसके सेंटर से कट पॉइंट हो रहा है, यानी ऑर्थो सेंटर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स यानी अभिलंबों का कटान बिंदु से बन रहा है। अब जरा एक बात मेरी छोटी सी ध्यान से आप समझिए कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, तो ये मान लीजिए कि आपने डी कर दिया और मान लीजिए ये बी ई हो गया और ये मान लीजिए यहाँ से हमने ड्रॉन कर दिया और ये सी एफ हो गया। अब ये जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ना और ये मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट कट कर रहा है ये ओ पे कट कर रहा है, तो उस केस में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, पर्टिकुलर ऑर्थो सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होती है, तो आप देख लीजिए एओ इंटू ओ डी क्या होता है, एओ इंटू ओ डी बराबर बीओ इंटू ओ ई, बीओ इंटू ओ ई बराबर क्या होता है, सीओ इंटू ओ एफ, क्या होता है, CO इंटू ओ एफ। ये आपको बात याद रखना है कि जो ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस होता है दोनों तरफ का मल्टीपल वो इक्वल होता है। क्या मैंने बोला कि AO इंटू ओ डी, AO इंटू ओ डी, BO इंटू ओ ई और फिर क्या हो जाएगा CO इंटू ओ एफ। तो ये बात याद रखनी है कि इनका जो मल्टीपल चलता है, इनका जो AO इंटू ओ डी, BO इंटू ओ ई और CO इंटू ओ एफ, तो ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी केवल ऑर्थो सेंटर में होती है, ना कि कहीं और होती है। आपको ये एक छोटी सी बात याद रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या मतलब है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि क्वेश्चन एक आया हुआ है कि क्वेश्चन उसने बोला था, एक क्वेश्चन था कि अगर एक ट्रायंगल में जिसमें O ऑर्थो सेंटर है, हमने मान लिया कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में O क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, OBC में ऑर्थो सेंटर है। और इसके बाद उसने दे रखा था कि जो AO है, AO की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसके बाद दे रखा था और AD की लंबाई जो है, AD की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपको यही था कि AO बराबर 2 सेंटीमीटर और AO बराबर 2 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर। आपसे उसने पूछा था कि BO इंटू ओ ई की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा था कि BO इंटू ओ ई की वैल्यू क्या होगी।
तो अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। तो जरा ध्यान से आप देखिए कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि कैसे होगा ये। अगर आप देखेंगे तो एओ है और फिर क्या है, ओडी है, क्योंकि बीओ और ओई का तो रिजल्ट हमें बताना है, लेकिन एओ और ओडी की बात करना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये एओ है और यहां से क्या है, ओडी है, बट हमको पूरी लेंथ पता है। एओ की वैल्यू कितना दे रखा है इसने, 2 दे रखा है, और ये पूरी लेंथ बता रखा है, एडी की लेंथ कितना बता रखा है, 6 बता रखा है। तो आप बोलोगे सर अगर एओ 2 सेंटीमीटर है तो ओडी ये बचा हुआ कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप। तो अगर एओ बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया, अगर एओ बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया और ओडी बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ओडी बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो अब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमको क्या मिल गया, एओ और ओडी मिल गया, तो हमको बीओ और ओई बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो आप बोलोगे सर कि बीओ इंटू ओई बताने के लिए हमें ये बताना होगा कि एओ इंटू क्या, ओडी, एओ इंटू ओडी, और एओ कितना है, 2 है, और ओडी कितना है, 4 है। तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू 4 बराबर 8, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देख लीजिए पूरी ज्योमेट्री का ये सिद्धांत ही है। ज्योमेट्री में अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन अगर आपको ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक एक चीज करके अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म ने जो आपसे वादा किया है वो अपने वादे पे धीरे धीरे खड़ा उतर रहा है। बस आपको भी अपने वादे पे खड़ा उतरना है, आपको देखना है इन सारे वीडियोज को, एंजॉय करना है। मैंने जो प्रॉमिस किया था, ये परिवार जो चंद्रा आईएएस परिवार आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ज्योमेट्री एक ऐसा सेशन मिलेगा, एडवांस, पूरा ज्योमेट्री ही नहीं, पूरा का पूरा एडवांस आपको ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग से इसीलिए बता रहा हूं, मैं अलग से आपको याद होगा मैंने सेंट्रॉइड अलग से बताया, इसीलिए मैंने आपको अलग से मीडियंस के बारे में बात किया, ताकि आपको अलग अलग से पढ़ के पूरा डिटेल क्लेरिफाई हो पाए। मैंने इसलिए आपको इन सेंटर अलग से बताया, मैं ऑर्थो सेंटर अलग से बता रहा हूं, आपको सर्कम सेंटर अलग से बताऊंगा। मैंने कभी एक साथ सबको मिक्स करके नहीं पढ़ाया, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके दिमाग में एक एक चीज क्लेरिफाई हो जाए, और अगर आपके दिमाग में एक बार ज्योमेट्री सेट हो गई ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा करने से। तो इसलिए आपको मेहनत करना, मैं एक छोटी छोटी जो भी चीजें बता रहा हूं इनको आपको धीरे धीरे दिमाग में रखना है। आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि ट्रायंगल एबीसी है, ओ ऑर्थो सेंटर है, और एओ बराबर 2 है, एडी बराबर 6 है। तो आपसे पूछा था कि बीओ इंटू ओई। मैं पक्का बता रहा हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, आप आइडिया ही नहीं लगा पाते कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कहा है ना, शक्तिमान कहता है छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो ये उसी तरह से ध्यान रखना है आपको कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ी मोटी बातें हैं, इनको हमें अपने दिमाग में सेट करना है और अच्छे से समझना है। तो आई होप आप समझ गए। मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ट्रायंगल ओ एबीसी में ओ ऑर्थो सेंटर था, एओ 2 सेंटीमीटर था, एडी 6 सेंटीमीटर था। आपसे पूछा था कि बीओ इंटू ओई क्या होगा। मैंने बोला कि अगर एओ 2 है और पूरी एडी 6 है तो बचा हुआ ओडी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको बीओ इंटू ओई के बारे में बात करना है। तो बीओ इंटू ओई बराबर क्या हो जाएगा, हमने देखा कि एओ इंटू ओडी हो जाएगा, हमने एओ भी निकाल लिया, ओडी भी निकाल लिया, 2 इंटू 4 बराबर 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं और डिस्कस करता हूं इसकी, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं आपको कि क्या आपको डिस्कस करता हूं, समझाता हूं। देखिए जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ए के सामने की साइड ये ए हो गई, ये बी के सामने की साइड बी हो गई, और ये सी के सामने की साइड सी हो गई। तो आपसे पूछता क्या है, आपसे क्या पूछता है इस पूरे सेक्शन में कि आपसे एक प्रॉपर्टी, पहले तो आप जान लीजिए कि प्रॉपर्टी एक क्या होती है इसकी, कि अगर आपसे बीडी की लेंथ पूछता है, अगर हमें बीडी की लेंथ पूछ दिया हमसे, तो इस केस में क्या होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप जानते रहिए कि जो बीडी की लेंथ पूछता है, बीडी की लेंथ क्या होती है, अगर हमें केवल इस बीडी की लेंथ, आपको ये ध्यान से रखना है, ये ध्यान समझना है कि अगर बीडी की लेंथ आपसे पूछा है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस ए सी स्क्वायर, और अपान 2bc, अपान क्या लिखेंगे, 2bc। ये एक फॉर्मूला होता है, या जो भी आप इसे कहें।
तो ये एक रिजल्ट होता है कि अगर हमें किसी ऑर्थो सेंटर में, केवल ऑर्थो सेंटर, जितनी भी बातें हो रही है ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, तो बीडी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि बीडी के बारे में अगर बात किया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, यानी जिस लाइन की तरफ की पढ़ रही है उन्हीं को लेना है और बाकी थर्ड वाले को घटाना है। तो मैंने क्या किया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहां से बोलोगे कि सर इससे रिजल्ट आएगा क्या, बी डी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी है तो सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर बी सी स्क्वायर क्या है आपका, तो ए स्क्वायर है, यानी कि प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 2bc है, 2bc है, तो 2bc के जगह पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात आपको जाननी है, यहीं से हमको क्या मिल गया, BC का फॉर्मूला मिल गया। अब जब हमको BC का फॉर्मूला मिल गया तो इसी तरह से अब हमको एक इसका भी मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको BD पता चल गई, सॉरी, अब आपको मैं CD निकालना बताता हूँ कि CD कैसे निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, CD बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, BD होगा केवल, CD बराबर क्या होगा, CD बराबर क्या होगा, तो जरा CD के बारे में जानते हैं। तो देखिए जिसके बारे में बात करता है ना उसको तो लेते ही और उसके बगल वाले को लेते हैं। तो अगर हम CD के बारे में बात करेंगे तो BC स्क्वायर आएगा, पूरा आपका BC स्क्वायर आएगा, और उसके बगल वाला आता है ये AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर, और अपान में फिर आ जाएगा आपका, अपान में क्या आ जाएगा, 2BC, अपान में नीचे क्या आ जाएगा, 2BC। तो अब यहां से वैल्यू रखेंगे हम, यहां से जब हम वैल्यू रखेंगे तो BC स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, आप देख लीजिए, BC स्क्वायर के जगह पे आपका आ जाएगा A स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर के जगह पे C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस के B स्क्वायर, माइनस के B स्क्वायर, और अपान के 2BC, अपान के 2BC, तो 2BC के जगह पे क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारा, 2A आ गया। तो अब इसके बाद आपको क्या मिल गया रिजल्ट, तो यहाँ से आपको CD रिजल्ट मिल गया। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, हमने क्या लिया था, CD लिया था। जैसे हमने BD ले लिया है तो BD के लिए क्या आया है, तो BD के लिए आप बताओगे कि सर AB स्क्वायर आया है प्लस BC स्क्वायर आया है माइनस AC स्क्वायर आया है। तो इसी तरह से जब हम बात CD की करेंगे तो CD के लिए AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर, तो ठीक है, BC स्क्वायर के जगह पे हमने क्या रखा है, A स्क्वायर, इसके बाद हमने क्या रखा है, AC स्क्वायर के जगह पे, सॉरी बच्चों ये B स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर के जगह पे ये B स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी, माइनस C स्क्वायर। AB के जगह पे क्या है, AB के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस C स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपने BD का रिजल्ट आप पा गए और यहाँ से CD का रिजल्ट पा गए, तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या बनेगा, जरा मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। तो जब आप BD और CD का रेशियो लेंगे, जब आप BD ये वाला और जब ये वाला रेशियो लेंगे तो ये वाली चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये वाली चीज़ आप समझ रहे ना, ये चीज़ अपने आप कट जाएगी, तो एक रिलेशनशिप बन के आता है। देखिए मैं बताता हूँ क्या रिलेशनशिप बन के आता है कि BD रेशियो अगर हम CD लेते हैं, BD रेशियो CD लेते हैं तो बराबर होगा, क्या होगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, रेशियो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका रिजल्ट आएगा बन के कि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ से आपका बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट बन के आएगा यहाँ से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये इसका क्या मतलब है, ये रिलेशनशिप आया किसके किसके में, BD और CD में, ये ऑर्थो सेंटर में आता है। तो आइए थोड़ा सा इस पर भी एक एग्जाम्पल हम कर ही लेते हैं कि आखिर इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा डायरेक्ट तो कैसे पूछ सकता है। तो आपको इन तीनों साइड्स दे सकते हैं और तीनों साइड्स दे के आपसे कहेगा कि इन तीनों साइड को देके और आपसे बोलेगा कि तब इसका ये पता करिए, क्या इसका BD और CD में रेशियो पता करिए। तो जरा मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकलता है, थोड़ा सा मैं बात करता हूं इस पे कि कैसे इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्थो सेंटर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको थोड़े ध्यान से हर बातें समझते चलना है कि कैसे कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें। बाकी मैं सारे जितने भी सेंटर्स हैं उनके ट्रायंगल में कहाँ कहाँ उनके सेंटर लाइज करते हैं, मैं इसका एक वीडियो आपको स्पेशल बना दूंगा ताकि आपको इस बात का कन्फ्यूजन ना रहे। इसीलिए मैंने
कहीं नहीं बता रहा हूँ आपको। ऑर्थो सेंटर में भी सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ रहे होंगे, जैसे आपको अभी मैं बताऊँगा। ऑर्थो सेंटर में सेंटर बाहर भी पड़ता है, उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे भी पड़ता है समकोण में। तो ये सारी बातें मैं एक जगह बताऊँगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके पे। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए मैं कोई साइड ले रहा हूँ, ए बराबर 13 ले रहा हूँ, बी बराबर मान लीजिए 14 ले रहा हूँ, और मान लीजिए सी बराबर मैंने 15 ले लिया। तो अब मैं कह रहा हूं कि बीडी और सीडी का हमें रिलेशनशिप बताना है। तो आप बोलोगे कि सर बीडी और सीडी का रिलेशनशिप बताना है, तो हम क्या करेंगे कि बीडी रेशियो सीडी ले लेंगे। थोड़ा सा हम छोटा ले लेते हैं, या चलिए कोई नहीं, बीडी और सीडी का रिलेशनशिप बताते हैं हम। तो पहले हम बीडी की वैल्यू निकाल लें। तो बीडी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बीडी के लिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो आप सी स्क्वायर को करोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी 225 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक बार ये ए माइनस बी और एक बार ये ए प्लस बी। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या होगा, एक बार 13 माइनस 14 आएगा और एक बार क्या आएगा 13 प्लस 14 आएगा। तो ये एक्चुअल में एक बार आएगा माइनस में, तो ये 13 में से 14 चला जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, और 13 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 27। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रही होगी तो आप कुछ मत करिएगा, 15 का स्क्वायर लिख लीजिए, 13 का स्क्वायर लिख लीजिए, जोड़ लीजिए और इसको डायरेक्ट घटा दीजिए। मैंने डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास किया, कैलकुलेशन को बचाना है टाइम को। अब हम पता चले इसको कर करके लिख रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि मैंने क्या किया कि 13 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर किया, तो 13 माइनस 14 और 13 प्लस 14, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 13 माइनस 14 करूंगा तो माइनस आएगा ही आएगा, और 13 प्लस 14 करूंगा तो 27 होगा, तो ये माइनस के 27 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली, क्या बात पता चली कि 225 में से 27 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर पूरा का पूरा 25 जाएगा और 2 और चला जाएगा यानी 198 आएगी इसकी वैल्यू, किसकी, बीडी की वैल्यू। अब इसी तरह से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सीडी की वैल्यू निकालनी है। तो सीडी की वैल्यू के लिए हमको क्या फॉर्मूला दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर के जगह पे क्या है 13 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर के जगह पे क्या है 14 का स्क्वायर है, और फिर सी स्क्वायर के जगह पे क्या है 15 का स्क्वायर है। तो अब यहीं से आप देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और प्लस अब आप जरा ध्यान से देखिए 14 और 15 का जब लेंगे वही वाला सिस्टम अगर आप अपनाते हैं तो 14 माइनस 15 हो जाएगा। एक बार आएगा 14 माइनस 15 और एक बार आपका आएगा 14 माइनस 15। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 14 माइनस 15 आएगा एक बार, और एक बार क्या आएगा आपका 14 प्लस 15। तो 14 माइनस 15 यानी कि माइनस के 1 आ जाएगा, और 14 प्लस 15 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यानी आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 29। मैंने ये भी बताया कि अगर आपको इस तरह से ना समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसको जोड़ के इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके जोड़ लेना, उसमें से इसको घटा देना है। तो आप बोलोगे सर 9 में से 9 चला गया 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब माइनस निकलेगा बाहर तो इस प्लस को माइनस कर देगा। ऐसे लिख सकते हैं आप 169 माइनस 29। तो आप बोलोगे सर 9 में से 9 चला गया कितना हो जाएगा 0, और ये 6 में से 2 चला गया 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो अब हमको रेशियो मिल गया किसका, बीडी का, और सीडी की वैल्यू मिल गई, बीडी और सीडी की वैल्यू मिल गई, बीडी की 198 और सीडी की 140। तो अब आपसे यही पूछा है ना कि बीडी और सीडी की वैल्यू क्या होगी। तो बीडी रेशियो सीडी बराबर हम लिख सकते हैं 198 रेशियो 140। आप इसको 2 से कट कर दीजिए तो ये 99 बार जाएगा, और ये 70, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाएगा, कैसे कैसे पूछेगा, ये सारी मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आपको एक एक टॉपिक में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आपका एक भी पॉइंट ना मिस हो। आप देख रहे हो मैं जब भी बता रहा हूँ कोई भी थ्योरी तो उस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर करा रहा हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी और है, आप समझ लीजिए। ये रिलेशनशिप बस आपको याद रखना है कि किसी ट्रायंगल में बीडी और सीडी का रेशियो पूछ देगा तो कैसे करना है। तो बीडी का जो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो, सीडी के लिए क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप बस आप याद रखिए। या मैंने फॉर्मूला भी बीडी के लेंथ अलग बता दिया है, सीडी के लेंथ का भी अलग फॉर्मूला बता दिया है। तो हो सकता है कि आपसे ये डायरेक्ट ना पूछ के आपसे बीडी और सीडी की लेंथ ही पूछ सकता है। तो आप ये बात याद रखिए कि अगर आपको तीनों साइड पता होगा तो आप बीडी और सीडी की लेंथ भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये थोड़ी सी बातें हो गई हैं। आइए तो अगली प्रॉपर्टी में थोड़ा एक बताता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है तो ऑर्थो सेंटर में एक छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है कि क्या इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बता दूं
कि इस पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है। मुझे जहाँ तक याद है सुपर टेट में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अक्सर CHSL वगैरह में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए ये O ऑर्थो सेंटर है, तो क्या आपसे कह रहा है कि किसी भी, अगर ये A के सामने की साइड क्या हो जाएगी A, और B के सामने की साइड B हो जाएगी, और C के सामने की साइड C हो जाएगी। तो अब आपको एक बात जानना है कि किसी त्रिभुज में अगर क्या किया गया है, अभिलंब खींचा गया है, किसी भी त्रिभुज में अगर अभिलंब खींचा गया है तो उनके अभिलंबों की लंबाइयों का अनुपात, अगर हम बोले किसी त्रिभुज में अभिलंब या लंब खींचा गया है तो उनके लंबों की लंबाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे देख लीजिए, अगर मैं बात AD की कर रहा हूं, AD मैं तीनों का रेशियो ले रहा हूं, AD फिर BE फिर BE ले रहा हूं, और फिर मैं क्या ले रहा हूं, CF ले रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होगा, AD की साइड पे पड़े, A पे पड़े, तो यानी कि ये 1/A हो जाएगा। BD किस पे पड़ रही है, इस पे पड़े B, तो ये क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, और CF किस पे पड़ा इस पे, तो ये 1/C। ये मैं यही बताना चाह रहा था कि किसी त्रिभुज में अगर अभिलंब खींचा गया है तो उनके लंबों की लंबाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे बोलेगा, आपसे बोल देगा कि एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं, इसमें एक छोटी सी और बात जानिए कि इससे क्या एक फायदा मिलता है, आपको एक रिजल्ट और मैं बता दूं। इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, आपको साइड्स दे देगा और बोलेगा कि यह एक एल्टीट्यूड से बना हुआ है और एक आर्थो सेंटर है, और आपसे बोलेगा कि बताइए, आपको जैसे दे दिया, मान लीजिए मैं एक बात बता देता हूं, जैसे आपको बोल देगा यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि 4 दे दिया। अब आपसे ये बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा अभिलंब सबसे बड़ा होगा, AD बड़ा होगा कि BE बड़ा होगा कि CF बड़ा होगा, आपको ये साइड देकर बताएगा। तो एक बात आप यहां से जान ही लीजिए कि जो अभिलंब होते हैं जिस साइड पे पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ा अभिलंब होगा वो सामने वाली सबसे छोटी भुजा होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसका उल्टा भी आप समझ लीजिए कि सबसे छोटी भुजा पे पड़ने वाला अभिलंब सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ी भुजा पे पड़ने वाला अभिलंब सबसे छोटा होगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि सबसे जो छोटी भुजा है, जैसे BC है, तो इस पे पड़ने वाला जो अभिलंब AD है ये सबसे बड़ा होगा, और अगर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, C है, जो 4 सेंटीमीटर की है, तो ये अभिलंब सबसे छोटा होगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे होगा। अगर मान लीजिए हमको क्या मिला है, A बराबर मिला है 2, B बराबर मिला है 3, और C बराबर मिला है 4। तो अब हमको यहां से देखना है सेट करके कि अगर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD रेशियो BE रेशियो CF। तो AD रेशियो BE रेशियो CF में जब हम बात करेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब 1/2, 1/3 और 1/4 के बारे में हम बात करेंगे तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सारा निकल जाए बाहर। तो 1/2 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12 और रेशियो 1/4 गुणे 12। तो आप यहां से बोलोगे सर 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, यानी कि यहां से हमारी जो लेंथ आ गई वो क्या आ रही है, AD रेशियो BE रेशियो CF बराबर क्या आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो आप यहां से एक बात देखिए, जो मैं बताना चाहता था वही चीज आपको समझना है। मैं क्या बताना चाहता था, मैं ये बता रहा था कि जो सबसे छोटी भुजा होगी उस पर पड़ने वाला अभिलंब सबसे बड़ा होगा। आप देख लीजिए AD क्या था, सबसे छोटी भुजा पर पड़ने वाला अभिलंब था, और आप देख लीजिए तीनों में सबसे बड़ा रेशियो रखता है ये। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी साइड क्या थी, C थी, और इस पे पड़ने वाला अभिलंब क्या था, CF था। तो आप देख लीजिए CF सबसे छोटा हो गया। यानी एक बात ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसी त्रिभुज में जो अभिलंब है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो सकता है आपको साइड दे दे, पूछ दे कि कौन सा एल्टीट्यूड बड़ा है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको यही बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई साइड दे देगा तो आप डायरेक्ट इस एल्टीट्यूड को बता सकेंगे। ये कहानी सीधे उल्टी होती है। तो आज ये सारी बातें रही इसके बारे में, किसके बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, मैंने बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे और क्लियर हो रहा होगा आपका। अगला जब मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा सर्कम सेंटर कैसे होता है, सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आप एंजॉय करिए, होली का मजा लीजिए खूब, और वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। आप लोगों को पढ़ाई करना जरूरी है, होली में आप पढ़ाई मत भूल जाइएगा। तो चलिए, नमस्कार।